बच्चों, आज शुरू करते हैं सामाजिक न्याय का तीसरा भाग। सामाजिक न्याय जो कि आपकी 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है। इससे पहले हम इसके 2 वीडियोज़ ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि सामाजिक न्याय क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, सामाजिक न्याय की विशेषताएं, इसके मुख्य सिद्धांत, मुख्य तत्व, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग रोल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और न्याय संबंधी उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में। जॉन रोल्स, जिन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत जो दिया, न्याय से संबंधित उन्होंने जो विचार दिए, उसी को हम रोल्स का न्याय सिद्धांत कहते हैं। ये विचार उनकी एक पुस्तक में मिलते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जॉन रोल्स 1921 में इनका जन्म हुआ था, 2002 में इनकी मृत्यु हुई थी। यूएसए के जाने माने पॉलिटिकल थिंकर रहे और इन्होंने उदारवाद से संबंधित, लिबरलिज्म से संबंधित काफ़ी विचार दिए और न्याय से संबंधित इनके विचार मिलते हैं इनकी एक पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में। 1971 में ये पुस्तक रिलीज हुई थी, यानी कि छपी थी, पब्लिश हुई थी। और इस पुस्तक में जो जस्टिस से संबंधित, जो न्याय से संबंधित उन्होंने जो बातें की, उसी विचारधारा को हम रोल्स का न्याय सिद्धांत कहते हैं। तो न्याय के बारे में उन्होंने जो बातें की उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी, वही रोल्स का न्याय सिद्धांत है। आइए शुरू करते हैं रोल्स का न्याय सिद्धांत। सामान्य रूप से अगर आप लोगों से पूछें कि किस तरह के समाज में रहना पसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से लोग ऐसे समाज में रहना पसंद करेंगे जिस समाज में उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हो, निश्चित रूप से। लेकिन हम सब लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपने स्वार्थी हितों की या निजी हितों को भुलाकर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर जब तब उन्हें ये पता हो कि उनका फैसला उनके बच्चों को मिलने वाली ज़िंदगी और अवसरों को प्रभावित करेगा। तो हम माता पिता से भी आशा करते हैं कि अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, इसके बारे में वो सोचें और सहयोग दें। लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम किस प्रकार से एक निष्पक्ष और न्याय संगत निर्णय पर पहुंचे, ये प्रश्न जो है रोल्स इसका उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या है कि हम किस प्रकार से निष्पक्ष और न्याय संगत निर्णय पर पहुंचें। तो जॉन रोल्स कहते हैं कि इस पर पहुंचने का एक बड़ा सिंपल सा रास्ता है। एक रास्ता है कि हम खुद को एक ऐसी स्थिति में पाएं जहां हमें ये ना पता हो कि हम समाज के किस वर्ग का सदस्य हैं, या हम समाज के किस वर्ग में रहते हैं, किस भाग में रहते हैं। समाज को कैसे संगठित किया जाएगा, इसकी कल्पना हम करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि हम समाज के किस वर्ग के सदस्य होंगे। तो हम ऐसे समाज की कल्पना करेंगे जिसमें सभी वर्गों का भला होगा। और इसे जॉन रोल्स ने अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। क्या कहा है? अज्ञानता के आवरण में सोचना। ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे, आप उच्च जाति के परिवार में होंगे या नीची जाति के परिवार में होंगे। तो जब आपको ये पता नहीं होगा तो, और उस वक्त आपको समाज की कल्पना या समाज का निर्माण करना पड़े, समाज को संगठित करना पड़े, तो आप ऐसे समाज को संगठित करेंगे जिसमें इन सभी वर्गों का भला होगा। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन से वर्ग का सदस्य होने वाले हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि आप कौन से वर्ग का सदस्य हैं या होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि आप अमीर होंगे या ऊंची जाति में पैदा होंगे, तो आप ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें अमीरों को और ऊंची जाति के लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, निश्चित रूप से। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से ग्रुप में जाएंगे, कौन से वर्ग में होंगे, तो आप सभी वर्गों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप ये भी सोचेंगे कि पता नहीं मैं कौन से वर्ग का सदस्य बनूंगा। ठीक है, तो इसको हम अज्ञानता का आवरण कहते हैं। और यही रोल्स के न्याय सिद्धांत का सबसे बड़ा तत्व है, जब वो कहते हैं कि अधिकांश लोगों के लिए उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें, लेकिन अज्ञानता के आवरण में सोचना ये उससे आसान हो सकता है। ठीक है,
आत्मत्याग करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अज्ञानता के आवरण में खड़ा होकर सोचना शायद उससे आसान है, ये रोल्स का मानना है। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता ये भी है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से क्या सोचा जाता है, विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद की जाती है, बन जाती है। तो अगर हम रोल्स के सिद्धांत को बड़े स्तर पर सोचेंगे तो हमें ये निर्णय मिलेगा कि जो रोल्स का तर्क है वो नैतिकता के आधार पर नहीं है, बल्कि विवेकशील चिंतन के आधार पर है। नैतिकता का मतलब तो ये होता है कि समाज में चाहे वो कोई भी है, किसी भी जाति का, सबको समान रूप से समझा जाएगा और समान अधिकार मिलेंगे, ये नैतिकता है। लेकिन हम नैतिकता के अर्थ पर तो समाज की कल्पना करें, लेकिन उस तरह के समाज को निर्मित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन विवेकशील चिंतन में क्या होता है कि हम अच्छे और बुरे का आभास रखते हैं विवेकशील चिंतन में। तो विवेकशील चिंतन के आधार पर हम सोचेंगे कि हम पता नहीं कौन से वर्ग में चले जाएंगे, अज्ञानता के आवरण में हम खड़े हैं, तो इसलिए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी वर्गों का भला होगा, तो सबको न्याय मिलेगा, यही विवेकशील चिंतन है। तो इसलिए क्या होता है, समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर हम विचार करेंगे और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हमारे पास कोई पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं उसके बारे में, यही विवेकशील चिंतन होता है और यही रोल्स का न्याय के सिद्धांत की विशेषता है। तो आप दो चीज़ें इसमें याद रखेंगे रोल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में। एक तो अज्ञानता के आवरण में खड़ा होकर सोचता है इंसान और तब समाज की परिकल्पना करता है, उस समाज को संगठित होने की कल्पना करता है। और दूसरा, ये जो समाज का निर्माण है और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है समाज के अंदर, वो नैतिकता पर ना होकर विवेकशील चिंतन पर आधारित है। किस पर आधारित है? विवेकशील चिंतन पर। तो ये था रोल्स का न्याय का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं न्याय के उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में। न्याय का जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो मुख्य रूप से उसको हम दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत व्यक्तिवादी और आधुनिक उदारवादी। उदारवादी क्या सोचते हैं? हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। तो जो परंपरागत व्यक्तिवादी थे, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, इनका कहना था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता अगर मिलती है तो समझो न्याय मिल गया। यानी कि यहाँ पे स्वतंत्रता को ही न्याय की गारंटी माना जाता है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें आधुनिक उदारवादी विचारधारा की, तो इसमें टी.एच. ग्रीन, लास्की, होबहाउस, ठीक है, लास्की, टी.एच. ग्रीन, ये विचारक हैं आधुनिक उदारवादी विचारक। होबहाउस ये मानते हैं कि अगर राज्य जितना ज़्यादा कल्याणकारी कार्य करेगा उतना ही न्याय की स्थापना होगी। तो मतलब कि आधुनिक उदारवादी मानते हैं कि न्याय की स्थापना के लिए क्या होना चाहिए? राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए, जिसको हम कल्याणकारी कार्य कहते हैं। ये हो गया न्याय का उदारवादी दृष्टिकोण। आपको समझ में आया? न्याय के उदारवादी दृष्टिकोण में परंपरागत व्यक्तिवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जब आधुनिक उदारवादी जबकि ये कहते हैं कि राज्य को अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। ये हो गया आपका न्याय का उदारवादी दृष्टिकोण। और अब हम डिस्कस करेंगे न्याय का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। न्याय के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए सबसे पहले आपको मार्क्सवाद के बारे में समझना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स जर्मनी के बहुत बड़े विचारक हुए। कार्ल मार्क्स, उनकी विचारधारा को दास कैपिटल में उन्होंने जो अपनी विचारधारा लिखी, उनकी विचारधारा को ही हम मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं, मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं। मार्क्सवाद में मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि मार्क्सवाद में मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को माना जाता है, भौतिकवादी सिद्धांत, वैज्ञानिक भौतिकवाद को माना जाता है, और साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था को जो है माना जाता है। तो इसमें क्या है कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि वर्ग संघर्ष क्या होता है। उन्होंने बताया कि अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है उससे क्या होगा, अमीर गरीब का शोषण करता है। यहाँ पे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं न्याय की। न्याय का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है?
कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति वर्ग जिसके पास पूंजी है, पूंजीपति वर्ग जो है वो किसका शोषण करता है? श्रमिक का, मजदूर का, मजदूरों का शोषण करता है। दोनों के बीच में टकराव होता है। तो यहाँ पे कभी भी न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। तो न्याय के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था अन्याय पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ ही लोगों के पास धन संपत्ति होती है और वो मजदूरों का शोषण करते हैं और अधिक से अधिक धन अपने पास रखते हैं। तो न्याय की स्थापना के लिए क्या चाहिए कि सबके पास धन हो, यानी कि सबके पास मूलभूत आवश्यकताएं हों, उनकी पूर्ति करने के संसाधन हों और किसी वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण ना हो। यही न्याय की स्थापना है। तो न्याय के मार्क्सवादी दृष्टिकोण में माना जाता है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समाजवादी व्यवस्था की स्थापना से क्या होगा? वर्ग विभेद नहीं रहेगा, और जब वर्ग नहीं रहेगा तो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण नहीं कर पाएगा, और शोषण नहीं कर पाएगा तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। सबको अपना अपना हक मिलेगा, सबको समान संसाधन मिलेंगे। तो न्याय के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाजवादी व्यवस्था की स्थापना ही न्याय की स्थापना है। ये हो गया मुख्य रूप से अंतर न्याय के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, अगर आपको पूछना है कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।